हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मिसेस हेमा सोनी और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमास जेआरएफ मंत्रा पे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ज़्यादा वक्त को ज़ाया ना करते हुए और चीज़ों को साथ साथ डिस्कस करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी पहली वीडियो, जिसके अंदर हम अपने यूनिट 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हिंदी भाषा और उसका विकास। और आज का हमारा टॉपिक होगा हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। उसके अलावा हिंदी का भौगोलिक विस्तार, यानी कि जब हिंदी की उपभाषाएं निकली, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, और खड़ी बोली और ब्रज की अवधि की विशेषताएं, और हिंदी के विविध रूप। हिंदी के विविध रूप के अंदर हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, ये जो है यहाँ तक हम आज अपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और हिंदी का भाषिक स्वरूप हम अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि सेकंड वीडियो के अंदर डालेंगे। इसके अलावा हमारी एक क्लास और भी होगी, वो होगी पीवाईक्यू सीरीज के ऊपर। पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हम पीवाईक्यू ऐसे ही नहीं करेंगे, हम करेंगे सोल्व पीवाईक्यू, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस, मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन में हमको रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु ये दे दिए गए, तो जरूरी नहीं कि हम सिर्फ रामचंद्र शुक्ल के बारे में डिस्कस करें, हम उनके अलावा मिश्र बंधु हो गए, ग्रियर्सन हो गए, या कोई भी गारसा दत्तासी, उनके बारे में भी हम डिस्कस अच्छे से करने वाले हैं। हमारी 2 क्लासेस रहेंगी, एक क्लासेस सुबह अपलोड होगी और एक क्लास शाम को अपलोड होगी। एक होगी पीवाईक्यू सीरीज की और एक होगी हमारी इसी की यूनिट की पेपर 2 जो हमारा होता है हिंदी का, उसकी यूनिट वाइज होती रहेगी। कंटेंट की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कंटेंट जो है वो आपको क्वालिटी का मिलेगा, और जैसा मैंने अपनी पोस्ट के अंदर भी लिखा है और वही सेम बात मैं बोलना चाहूंगी कि प्रयास मेरा रहेगा, अभ्यास आपका रहेगा और सफलता हम दोनों मिलकर अर्जित करेंगे। और एक जो बिल्कुल सिंपल सी बात है जो सभी अपने चैनल के अंदर दावा करते हैं, वही मैं करना चाहूंगी कि कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि हम गलत पढ़ रहे हैं या कुछ छूट रहा है। नहीं, हम पूरा सिलेबस शुरू से लेकर A to Z से A से Z तक हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, और उस सिलेबस के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं उनको डिटेल में पढ़ने वाली हैं। और पीवाईक्यू हम करेंगे, हाँ पीवाईक्यू क्लास के बारे में, कि पीवाईक्यू हम करेंगे 2015 से लेकर 2025 तक, यानी कि हम 10 ईयर्स पीवाईक्यू करेंगे। और ये मेरा मानना है पर्सनली कि अगर हम पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कर लेते हैं और दूसरा हम हर यूनिट को बराबर प्रेफरेंस देकर चलते हैं, तो मेरा ये मानना है कि हमारा जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हो सकता है, अगर हम अपनी यूनिट्स को बराबर प्रेफरेंस और पीवाईक्यू को बराबर प्रेफरेंस देकर चलते हैं। और रही बात पेपर 1 की, तो वो टोटल आपके ऊपर है कि आपका डीआई कैसा है और अन्य चीजें जो है वो आप साथ के साथ करते हुए चल रहे हैं कि नहीं फ्लुएंटली। ठीक है, फोकस सबसे बड़ी चीज होती है, किसी भी चीज को मेहनत से और फोकस से, लगन से हासिल किया जा सकता है, और किस्मत बहुत कम चांसेस होते हैं, 0.001% किस्मत होती है, उसके अलावा पूरी मेहनत होती है। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसी को सफलता हासिल होती है, ये मेरा मानना है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आज की क्लास में टॉपिक्स हमारे क्या रहेंगे, तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर सबसे पहले भाषा का सामान्य परिचय। भाषा किसे कहते हैं? भाषा उसे जिसमें हम अपनी वाणी के द्वारा लिखकर या बोलकर अभिव्यक्त करते हैं। वाणी कैसे? कि वाणी की लैंग्वेज हो सकती है हिंदी, हम अगर पंजाब में हैं तो पंजाबी, और मान लीजिए कि हम अगर आउट ऑफ इंडिया हैं तो वहां पर कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए कि फ्रेंच या फिर जर्मन, कोई भी लैंग्वेज। जिस चीज से, जिस वाणी से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करें वो भाषा है। भाषा का जो है सभी प्रकार की संसार की जितनी भी भाषाएं हैं उनका 2 प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया गया, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण कौन सा होगा? आकृति मूलक वर्गीकरण का रचना तत्व क्या होगा, यानी जब कभी आकृति मूलक वर्गीकरण का जिक्र किया गया होगा तो उसके अंदर क्या रचना तत्व रहा। तो आकृति मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत रचना तत्व रहे वाक्य और पद रचना। और वहीं बात की जाए पारिवारिक वर्गीकरण की, तो पारिवारिक वर्गीकरण के तहत रहा पारिवारिक वर्गीकरण के तहत रहा
रचना तत्व जो है वो रहता है इतिहास या अर्थ तत्व, कि हम उस बात को समझ कितना पा रहे हैं और उसका इतिहास कैसा है। और इसके अंदर रहा वाक्य और पद रचना, कि वाक्य और पद रचना जो है वो आकृति मूलक के तहत देखी जाती है और पारिवारिक वर्गीकरण के तहत देखी जाती है कि अर्थ तत्व क्या है, यानी कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है और इसके अंदर वाक्य कैसे हैं, पद कैसे हैं, उनकी रचना किस प्रकार से की गई। और इसके अलावा आकृति मूलक वर्गीकरण के अंदर जो सबसे पहला आकृति मूलक वर्गीकरण के तहत भाषाओं का अध्ययन किया गया वो किया गया प्रोफेसर श्लेगल के अनुसार। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसको स्टार किया है कि आप इसको ध्यान में रखकर चले। प्रोफेसर श्लेगल के द्वारा जो है सबसे पहले आकृति मूलक वर्गीकरण के तहत संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन जो है वो किया गया। ठीक है, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आकृति मूलक वर्गीकरण के तहत भाषा को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला योगात्मक, मेरी राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मैं यूज टू नहीं हूँ स्क्रीन पर लिखने की इतनी, और अभी जब सामने से लिख रही हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगी वैसे वैसे मैं इस चीज की यूज टू भी अच्छे तरीके से होती जाऊंगी। जी, सेकंड हो गया हमारा अयोगात्मक। और इसके अंदर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, जब भी आप ये वीडियो देखें तो कमेंट में आप मेरे को ये बताइएगा कि हमारी जो भाषा है हिंदी, या फिर जिससे हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है अपभ्रंश, तो जो अपभ्रंश है इनका विकास योगात्मक के तहत हुआ है या अयोगात्मक, ये भाषा कौन सी है, योगात्मक है या अयोगात्मक, ये आप आंसर जरूर देना मुझे कमेंट में। पारिवारिक वर्गीकरण जो है रचना और इतिहास का अर्थ तत्व रहेगा। इसके अलावा इसको वंशानुक्रमिक या वंशात्मक वर्गीकरण भी कहा जाता है, यानी वंश के आधार पर, जिसे हम अर्जित नहीं करते, जो हमारे पास पहले से ही होता है और हमारे साथ साथ जो है वो चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जो मिलता आया है वो पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद भोलानाथ तिवारी और विलियम वोन हम्बोल्ट जो है उन्होंने 13 भाषा परिवारों माने। कितने माने हैं? 13 भाषा परिवार माने, जो हम आगे पढ़ेंगे। और फ्रेडरिश मूलर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 100 भाषा परिवार माने हैं। 100 भाषा परिवारों के अंतर्गत जो है हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस, फ्रेंच, जर्मन, डच, रोमन जो भी हैं, वो जो हम पढ़ते हैं वो इन्होंने 100 माने हैं। और भोलानाथ तिवारी और विलियम वोन हम्बोल्ट इन दोनों व्यक्तियों ने 13 भाषा परिवार माने। आगे इनके जिक्र करें तो 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवार जो है वो बांटे गए हैं विद्वानों के साथ सहमत होकर, विद्वानों की सहमति के साथ बांटे गए हैं 18 भाषा परिवार, जिसके अंदर सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो पहला है यूरेशिया, दूसरा है अफ्रीका भूखंड, तीसरा है प्रशांत महासागरीय और चौथा है अमेरिकी भूखंड। यूरेशिया के अंदर 10 भाषा परिवार हैं। यूरेशिया की पहले बता देती हूँ, ये है यूरोप प्लस एशिया। और बात की जाए भारोपीय परिवार की तो भारोपीय परिवार जैसे यूरेशिया का यूरोप प्लस एशिया, वैसे भारोपीय परिवार का है भारत प्लस यूरोपीय। द्रविड़ परिवार है, काकेशी परिवार है, बुशुष्की परिवार है, उराल अल्ताई परिवार है, चीनी परिवार है, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी जिसको हाइपस बोरी भी कहा जाता है परिवार है, बास्क परिवार है और सामे हामी परिवार है। अफ्रीका भूखंड के अंदर 3 परिवार आते हैं, सुदानी परिवार, बंतु परिवार, होतेन तोतपिशमेनी परिवार। ये जो है इस टेबल की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट लेने की बजाय अगर आप नोट्स बनाएं तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तो आप चीज को शॉर्टकट में लिखकर आगे रिवीजन मार सकते हैं, और दूसरी सबसे खास बात ये है कि जब भी हम किसी भी चीज के नोट्स बनाते हैं तो वो चीजें हमें साथ साथ याद होती हुई चलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद प्रशांत महासागरीय भूखंड, मलय पोलिनेशियाई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, पापुई परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। और अमेरिकी भूखंड के अंदर सिर्फ अकेले अमेरिकी परिवार। ये हमारे 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवार हमने पढ़े। इनको डिटेल में पढ़ने की ज्यादा इंपॉर्टेंस ना तो मुझे लगती है और ना ही मेरे हिसाब से हमको पढ़ने की जरूरत है। तो अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट भारोपीय परिवार, जिसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, वो मैंने रख दिए हैं। तो अन्य नाम भारोपीय परिवार के क्या क्या है देखिए। सबसे पहले है इंडो जर्मेनिक, इंडो जर्मेनिक, और उसके अलावा इसको कहा जाता है आर्य परिवार। एक नाम और भी है इसका, वो है भारत हित्ती परिवार, भारत हित्ती परिवार।
तो भारत हित्ती परिवार और आर्य परिवार से तो हम समझ जाएंगे कि भारोपीय परिवार है, और एनटी इतना बेवकूफ है नहीं कि वो इतना इजी क्वेश्चन हमको दे दे। हाँ, हालांकि दे सकता है, लेकिन अगर वो हमको घुमाना चाहेगा तो भी ये दे सकता है, असंगत वाले क्वेश्चन में डाल सकता है। इंडो जर्मनिक परिवार को डाल के नीचे ऑप्शन में दे देगा इंडोनेशिया या जर्मनी, तो हम वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इंडो जर्मनिक जो है वो नाम किसका है? दूसरा भारोपीय परिवार का ही नाम है। उसके अलावा ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार के अंदर 10 भाषाएं, 10 भाषाएं कौन कौन सी हैं? 10 भाषाएं हैं, 2 वर्गों के तहत बांटी गई, सतम और केतुम। और एक बात, सतम और केतुम नाम जो है वो किसके द्वारा सुझाए गए? बोन ब्रेडके के द्वारा। इनको ब्रेन ब्रेडके या ब्रोन ब्रेडके भी कहा जाता है, लेकिन इसका सही नाम बोन ब्रेडके ही मुझे मिला है। तो सतम और केतुम 2 वर्गों के अंदर बांटे गए, जिसमें सबसे पहले सतम। और एक बात ध्यान रखनी कि भारत ईरानी यानी कि भारोपीय परिवार जो है, भारत की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, वो सारी किसके अंदर आती है? सतम के अंदर। तो सबसे पहले भारत ईरानी आर्य परिवार की भाषाएं, बाल्टोस्लाविक, महारूसी, यूक्राइनी, चेक, स्लोवाक, बुल्गारी, पोली, सर्बो क्रेती और स्लोवेनी, और अर्मनी और अल्बानी, जिसको इलीरियन भी कहा जाता है। रही बात केतुम की, पहला था ये सतम और दूसरा है केतुम। केतुम के अंतर्गत बांटा गया है जर्मनी के अंदर अंग्रेजी, डच, फ्लेमी, आइसलैंडी, डेनी, नॉर्वे, स्वीडी। और रही बात इसकी तो केल्टिक, ग्रीक, तोखारी, हित्तो और इटालिक, और हित्तो को हिटाइट भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है वो हमारी 2 वर्गों के तहत हमारे भारोपीय परिवार की 10 भाषाएं रहेगी। भारोपीय परिवार यानी जो भारत और यूरोप के अंदर से लैंग्वेजेस निकली हैं, जिनको हम कहीं ना कहीं अनयूजुअल तौर पे पढ़ते रहते हैं, अनविजिबल तौर पे पढ़ते हैं, वो सतम और केतुम के अंतर्गत ये 10 लैंग्वेजेस जो हैं, ये 10 भाषाएं जो हैं वो हम पढ़ते हैं सतम और केतुम के अंतर्गत। और बोन ब्रेडके के द्वारा क्या किया गया? इन नामों को सुझाया गया। उसके अलावा एक चीज और है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी यानी कि आर्य परिवार जो है, इसके 3 उपवर्ग बनाए। 3 उपवर्ग कौन कौन से? ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेज आती हैं? पंजाबी, उर्दू, हिंदी, संथाली, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, मणिपुरी, ये लैंग्वेजेस जो आती हैं वो किसके अंदर आती है? भारतीय आर्य भाषा। और ईरानी और दर्द जो है वो अलग चीजें हैं, जिसके अंदर हम यूरोप की अन्य लैंग्वेजेस जो है, अन्य भाषाएं जो है वो पढ़ते हैं। उसके अलावा आगे देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भारोपीय परिवार के बाद आता है वो आता है भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा। भारतीय आर्य भाषाएं जो है, इसके अंदर 3 चरणों के अंदर इसके विकास को बांटा गया। 3 चरणों के अंदर विकास को बांटा गया, किसके? भारतीय आर्य भाषाओं के विकास को। और फिर इन 3 चरणों से ही आगे हम समझे कि हिंदी का विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ। तो प्राचीन आर्य भाषाएं जो है, सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। बहुत ईजी है याद करने के लिए, प्राचीन, मध्य और आर्य, आधुनिक। तो प्राचीन आर्य भाषाओं के अंदर जो है ये 2000 से 500 ईसा पूर्व, इसके अंदर 2 लैंग्वेजेस थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषाएं थी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसके अंदर थी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश और अवट जो है वो सेम ही रूप है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अवट जो है वो अपभ्रंश का ही प्रवृत्ति रूप है, यानी विकसित रूप है। उसके बाद बात की जाए आधुनिक आर्य भाषाएं, तो बिल्कुल शुरू के अंदर जो लैंग्वेजेस थी उसके अंदर एक तो हिंदी थी, एक बांग्ला थी, एक उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, उर्दू हो गई, मणिपुरी हो गई, कोंकणी हो गई, संथाली हो गई। ये लैंग्वेजेस बहुत बाद में आई है, जो बिल्कुल शुरू के अंदर जो लैंग्वेजेस थी वो यही थी। और 1000 ईस्वी से अब तक जो है हमें लैंग्वेजेस मिलती जा रही है। अब हम आते हैं सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। तो वैदिक संस्कृत की पहली बात तो ये कि वैदिक संस्कृत के नाम क्या क्या थे। तो अन्य नाम एक नाम तो था छांदस और एक नाम था छांदकी, और इसके अलावा था वैदिकी, और वैदिक संस्कृत हम पढ़ चुके हैं। वैदिकी ये जो है इसके नाम रहे। और वैदिक संस्कृत को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले बांटा गया पश्चिमोत्तरी में। लैंग्वेज को थोड़ी इग्नोर करना भाई, मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज जो मैटर करती है वो करती है समझाना। मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि हमको शुद्ध हिंदी बोलनी है, नहीं। हम अपनी लैंग्वेज को उस हिसाब से जो है वो ढाल सकते हैं कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आए। ये मैटर ही नहीं करता कि हमको शुद्ध हिंदी ही बोलनी है या प्योर इंग्लिश ही बोलनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुद्ध हिंदी हमें जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ हम बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट हो कि नहीं हमें प्रॉपर हिंदी बोलनी है तभी ये हिंदी लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज का चैनल लगेगा, नहीं, मैं ये इस चीज़ में बिलीव नहीं करती। और उसके अलावा सेकेंड कि मेरी राइटिंग को थोड़ा सा जो है वो इग्नोर मारना, क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरी राइटिंग अच्छी है। मेरी राइटिंग
अच्छी है, काफी अच्छी है, लेकिन अभी यूज टू है तो इसलिए थोड़ा उल्टी सीधी सीधी जो है वो हो रही है। तो पश्चिमोत्तरी भटकते नहीं है पश्चिमोत्तरी, और दूसरा था इसका मध्यवर्ती, और तीसरा रूप इसका था पूर्वी। ये तीन जो है वो भागों के अंदर बांटे गए, और लौकिक संस्कृत जो है वो पश्चिमोत्तरी के अंतर्गत आती है। लौकिक संस्कृत किसके अंतर्गत आती है? पश्चिम के अंतर पश्चिमोत्तरी रूप जो था वैदिक संस्कृत का उसके अंदर आती है। ठीक है, वैदिक संस्कृत को क्या कहा जाता है? छांदस, छांदकी और वैदिकी। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो मैंने अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन भी किए थे, दृष्टि की बुक है मेरे पास, उसके अंदर मैंने अंडरलाइन किए थे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बस मेरे को गिव मी अ सेकेंड ओनली। जी हाँ, तो आ गए हैं हम। तो वैदिक संस्कृत जो है इसके अंतर्गत नाम मैंने आपको बताई दिए हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे कि इसके अंदर ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए। तो वैदिक संस्कृत के अंदर एक तो लिखे गए संहिताएं। संहिताएं हमेशा क्या होती है? वेद जो है उसके आधार पर होती है। अलग अलग वेद की अलग संहिता, जैसे ऋग्वेद की तैत्तिरीय है, यजुर्वेद की ऐत्रेय है, इस प्रकार से संहिताएं थी। दूसरा इसका था उपनिषद, और उपनिषद कितने होते हैं सबको पता है, 12 उपनिषद जो है वो हमारे तक पड़े गए। ठीक है, जैसे ईश, केन, कठ, बृहदारण्यक, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, इस प्रकार से 12 उपनिषद है। और उसके अलावा बात की जाए तीसरी, तो संहिताओं के अलावा जो है वो हमने ब्राह्मण भी पढ़े गए। ब्राह्मण संहिताओं के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या ऋग्वेद के हिसाब से, यानी कि संहिताएं जिस प्रकार से चार है ना, ऋजु संहिता, यजु संहिता, ऋग संहिता, उसी ऋग संहिता, उसी प्रकार से ब्राह्मण भी जो है वो ऋग्वेदों के आधार पर ही है। 4 संहिताएं हैं और उसी प्रकार से 4 ब्राह्मण भी है। ठीक है, बात की जाए लौकिक संस्कृत की। जी हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे इसमें देखने को मिल रही है कि वैदिक संस्कृत जो है उसके अंदर 52 ध्वनियों का प्रयोग होता था। 52 ध्वनियों का प्रयोग होता था। 52 ध्वनियां कौन कौन सी थी? 13 स्वर थे और 39 व्यंजन थे। ठीक है, 13 स्वर और 39 व्यंजन, 52 ध्वनियों का प्रयोग होता था। और हरदेव भारी नाम के एक व्यक्ति थे, इनको हिंदी के अंदर बहुत बड़े रिसर्चर थे ये। तो हरदेव भारी जो है, हरदेव भारी ने वैदिक स्वरों की संख्या 12 मानी, माफ कीजिएगा, वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी। कितने? 14 वैदिक स्वर माने हैं। किसने? हरदेव भारी जी ने 14 वैदिक स्वर माने। अब आते हैं हम लौकिक संस्कृत पे। तो लौकिक संस्कृत जैसे मैंने बताया कि जैसे वैदिक संस्कृत के 3 रूप थे, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। उसके अंदर जो पश्चिमोत्तरी रूप था उसी से क्या है, लौकिक संस्कृत का निर्माण हुआ है। इसके अंदर जो ग्रंथ लिखे गए वो एक तो लिखे गए जैसे रामायण हो गए। लौकिक संस्कृत के नाम से समझ जाओ, जो लोक के हित में लिखे गए, लोकहित में लिखे गए और लोगों को समझाने वाली लैंग्वेज में लिखे गए, जिसमें एक था रामायण और दूसरा था महाभारत। तो ये महाभारत आज का परिनिष्ठित रूप है वो नहीं है। रामायण ये शुद्ध रामायण जो थी, जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई सर्वप्रथम, और महाभारत जो वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, और उसके अलावा बात की जाए तो जैसे कालिदास जो थे, गुप्त साम्राज्य के लेखक, कवि, जो हम आगे टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे इनके बारे में। तो कालिदास जैसे रघुवंशम हो गई, मेघदूतम हो गई, ये रचनाएं जो है वो कालिदास के द्वारा लिखी, ये भी लौकिक संस्कृत के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और, इसके अंदर नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया ये आप बताएंगे मुझे, जो हम अपने काव्य शास्त्र में पढ़ने वाले हैं। नाट्यशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य के द्वारा। ठीक है, नाट्यशास्त्र आप बताओगे किसके द्वारा लिखा गया, मुझे पता है, लेकिन आप भी बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। इन्हीं चीजों से मुझे ये भी पता लगेगा कि आप लोग कितना मेरे को सीरियसली सुन रहे थे, और इस चीज से मुझे ये भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, और मुझे इस चीज का हौसला भी रहेगा कि हाँ आप लोग एक्चुअल में मुझे सुन रहे हैं। इतनी दूर तक अगर आप क्लास में आए हैं तो इसका मतलब आप अच्छे तरीके से तो सुन रहे हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने कहीं छोड़ी हो। और इसके अलावा बस एक चीज और बता देती हूँ कि जैसे वैदिक संस्कृत के अंदर 52 ध्वनियां थी, लौकिक संस्कृत के अंदर आती आती 48 ध्वनियां बची। और जैसे जैसे विद्वानों के द्वारा इनकी खोज की गई, 48 ध्वनियां जो है वो वैदिक लौकिक संस्कृत के अंदर आती आती बची थी। अब नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। सबसे पहले हमने वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत ली, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसके अंदर आती है पाली, प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, जो किसकी है?
प्राकृत की ही तीसरी अवस्था है। तो पाली है मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है। मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था प्राकृत है और तीसरी अवस्था अपभ्रंश है, और भारत की प्रथम देश भाषा भी इसे कहा जाता है। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है? पाली को। और शब्द की उत्पत्ति जो हुई है इसकी, वो हुई है पल्ली से। पल्ली उत्पत्ति हुई है और ग्राम जो है इसको कहा गया, और इसी बेस पर इसको ग्रामीण भाषा कहा गया। पाटलिपुत्र से मगध की भाषा जो है इसको कहा गया, और अन्य विद्वान इसको बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा कहते हैं। और पाली के अंदर ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई, जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण वन ऑफ द बेस्ट ग्रंथ माने जाते हैं। जो त्रिपिटक थे, जिसके अंदर एक था सुत्त पिटक, दूसरा था अभिधम पिटक, और तीसरा था सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ये 3 ग्रंथ जो है वो माने जाते हैं इम्पोर्टेंटली किसके अंदर? बौद्ध धर्म के अंदर। और इन तीनों की पाली के अंदर ही रचना हुई है। अशोक की भाषा इसे कहा जाता है। मगध के जो राजा थे ना अशोक, उनकी लैंग्वेज भी इसे कहा जाता है। जब उन्होंने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया था, तब उन्होंने पाली को अपनी लैंग्वेज बनाया था, अपनी मगध की जो है वो भाषा बनाया था। उसके अलावा फिर बात करें डॉक्टर हरदेव भारी, इनकी कोटेशन आपको इस यूनिट के अंदर मिलेगी। एक तो धीरेन्द्र वर्मा, हरदेव भारी, इन दोनों की कोटेशन आपको कहीं ना कहीं हल्की फुल्की दिखती रहेगी, और इंपॉर्टेंट कोटेशन। ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि ये जो लाइन्स आप पंक्तियां जो देखेंगे ये ऐसे ही है, नहीं, इनको तो आप 100% नोट कर लीजिए, ठीक है। भाषा के अर्थ में पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले आचार्य बुद्धघोष ने किया। देखो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो कि ये कहा किसने, तो हरदेव भारी ने। एक दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि किसके बारे में कहा गया, तो आचार्य बुद्धघोष के बारे में। किस भाषा का जिक्र है, तो पाली का जिक्र है। और अगर इसी को एनटीए बहुत घुमा के लिखता है, तो वो ये भी लिख सकता है कि भाषा के अर्थ में पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले आचार्य मान लीजिए भामह ने किया, और बुद्धघोष में कंफ्यूज हो जाएंगे, भामह में हो जाएंगे। तो बस वो चीज आपको याद रखनी है। ये चीज छोटी छोटी चीजें आजकल एनटीए देने लगा है। और एक सबसे खास बात एनटीए के पिछले जो पैटर्न मैंने फॉलो किए हैं, पिछले पैटर्न जो मैंने देखे हैं, उसके अंदर एक चीज जो मुझे बेसिकली दिखाई देती है, बहुत डीपली और बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन भी सिर्फ घुमा के पूछने की बजाय, या असंगत बताइए या संगत बताइए, इस चक्कर में हम उस क्वेश्चन को इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि गलत कराते हैं। ये सबसे बड़ी एनटीए की चाल है। चाहे कंपटीशन बढ़ता रहता है, और वो सिर्फ इस वजह से जो है, इन क्वेश्चंस की वजह से आगे कंपटीशन को घटाते रहते हैं। और ये चीज जितने भी लोग अटेम्प्ट दे चुके हैं, 1 या 2 या 3 अटेम्प्ट जिन लोगों ने नेट किया जेआरएफ के दे दिए हैं, वो लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझेंगे कि सिर्फ 2 क्वेश्चंस भी बहुत मैटर करते हैं। अलॉट ऑफ 2 क्वेश्चन से जेआरएफ छूट जाता है, 2 क्वेश्चन से नेट छूट जाता है, या 2 क्वेश्चन से जेआरएफ हो जाता है। जिनका जेआरएफ हुआ उनसे आप जरूर पर्सनली एक बार बात कीजिएगा। जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई करा उनसे पूछ के देखिएगा कि 2 क्वेश्चंस यानी कि 4 मार्क्स जो है वो कितने मैटर करते हैं कि नहीं करते हैं, ये जरूर पूछिएगा, ठीक है। प्राकृत पे आते हैं हम। पहले हमने पाली की बात करी ली, अब हम आते हैं दूसरी प्राकृत पे। तो दूसरी अवस्था प्राकृत मानी जाती है। प्रथम अवस्था पाली और द्वितीय अवस्था प्राकृत। प्राकृत के भेद जो है वो भरत मुनि ने मुख्य प्राकृत कहा है इसको, प्राकृत को। और इसके अंदर भेद बताए हैं इन्होंने। पहला मागधी, दूसरा अवंतिजा, तीसरा प्राच्या, चौथा शोरसेनी। ये शोर सेनी नहीं है, शोर सेनी ही इन्होंने बोला। उसके अलावा 5वां अर्धमागधी, और 6ठा भालिक, और 7वां जो है वो है दक्षिणात्य। जी हाँ, दक्षिणात्य। और उसके अलावा फिर ये तो आ गई भरत मुनि की बात। अब बात करते हैं वर रुचि की। तो वर रुचि ने क्या कहा? प्राकृत प्रकाश कहा इसको। अपने प्राकृत भरत मुनि ने ये जो 7 भेद बताए नाट्य शास्त्र में बताया, और वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश के अंदर बताए। प्राकृत प्रकाश ने शोरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी और पैशाची प्राकृत, यानी कि 4 भेद इन्होंने बताए। वर रुचि ने क्या बताए? 4 भेद बताए। कौन कौन से? शोरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी और पैशाची प्राकृत। ये 4 भेद इन्होंने बताए। ये हमने पाली प्राकृत पढ़ी। अब हम आते हैं सबसे मेन प्राकृत की मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था, और इम्पोर्टेंट जो भी स्टार कर दे रही हूँ उनको नोट करते चलिएगा। अपभ्रंश जो है इसके अंदर मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना जाता है। मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा, मध्यकालीन कौन सी थी? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और अवट। और बात की जाए आधुनिक आर्य भाषाओं की, तो जो हम आज पढ़ते हैं हिंदी, बंगला, पंजाबी, उड़िया, ये असमी, ये लैंग्वेजेस, इनके बीच की कड़ी किसको माना जाता? अपभ्रंश को। यानी कि अगर अपभ्रंश नहीं होती तो शायद हम आज हिंदी और ये जो बाकी लैंग्वेजेस है इनको नहीं पढ़ रहे होते। जितनी भी लैंग्वेज हम आधुनिक
काल में पढ़ रहे हैं, जितनी भी लैंग्वेज हम आधुनिक काल में बोलते हैं, जानते हैं, बोले जानते हैं, वो सब किससे विकसित हुई है? अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो संस्कृत जो है वो क्या है? संस्कृत वैसे तो सभी लैंग्वेजेस की जननी है, लेकिन हिंदी की जननी कौन है? अपभ्रंश। यानी संस्कृत हमारी हिंदी की क्या है? नानी, माँ नहीं है। माँ कौन है? अपभ्रंश है। अब इसके अंदर आता है मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी। भाषा के अर्थ में प्रयोग 6ठी शताब्दी के अंदर, और इसको उकार बहुला भाषा भी कहा जाता है। उकार गलत दिया मैंने, उकार बहुला भाषा इसे कहा जाता है। किसको? अपभ्रंश को। ठीक है, भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग 6ठी शताब्दी के अंदर शुरू हुआ था और मध्यकालीन आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी इसे माना जाता है। इसके अलावा अपभ्रंश के अन्य नाम क्या क्या है वो बता देती हूँ मैं आपको। गिव मी अ सेकंड। जी हाँ, अपभ्रंश के अन्य नाम जो है, जिसके अंदर एक तो कहा गया है अवंश, इसको अवहंस याद रखिएगा। उसके अलावा इसको कहा गया अभिरोक्ति, उसके अलावा इसको कहा गया है अभीर या अभीरों की भाषा। ठीक है, और इसके अलावा इसको कहा गया है देशी भाषा, देशी भाषा और ग्रामीण भाषा। ठीक है, देशी भाषा और ग्रामीण भाषा। अब ये जो है इसके अन्य नाम हो गए। इसके अलावा जो ये वैसे बहुत लंबी लंबी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन मैंने इनको शॉर्ट में रख दिया है। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं, सॉरी, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी पंक्तियां, सारे इंपॉर्टेंट है। मैं इसको पूरे पे स्टार कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी आप स्किप करो, नहीं, ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका प्रमाणिक प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य के अंदर देखने मिलता है। पतंजलि का एक ग्रंथ है महाभाष्य, उसके अंदर सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग हमें अपभ्रंश का देखने को मिला। उसके बाद भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद्र के द्वारा किया गया। स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसके द्वारा? हेमचंद्र के द्वारा। अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चंड ने किया। चंड ने अपने ग्रंथ किसमें? प्राकृत लक्षण के अंदर किया। प्राकृत लक्षण के अंदर किया। और ये बात कही किसने? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अंतर्गत हमें ये बात पता चलती है कि ये बात भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग चंड के द्वारा अपने ग्रंथ के अंदर किया गया। अब हम आते हैं, प्राचीनतम उदाहरण हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। सबसे प्राचीन उदाहरण अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग किसमें हुआ? पतंजलि के महाभाष्य में। प्राचीनतम उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। और भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है? चंड के ग्रंथ में प्राकृत लक्षण के अंदर। और किसके द्वारा ये बात कंफर्म की गई? ये बात की गई डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार। ठीक है, और इसका सबसे स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन अगर सबसे पहले किया तो वो हेमचंद्र ने किया। अब हम आते हैं, शंभु द्वारा अपभ्रंश को अपनी रामायण में अवध कहा गया। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्राचीनतम उदाहरण हम पढ़ चुके हैं, वैसे मैंने स्टार कर दी, पूरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? हरप्रसाद शास्त्री की। क्योंकि जो सिद्ध थे ना, उन्हीं की रचनाओं में सबसे पहले हमें अपभ्रंश देखने को मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में रूप प्रमाणिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर जो रचनाएं लिखी गई वो सिद्धों के द्वारा सबसे पहले लिखी गई, जिसके अंदर अपभ्रंश का प्रयोग किया गया। उसके अलावा देखिए, सबसे बड़ा ग्रंथ जो है वो इसका क्या माना जाता है? 63 महापुरुष गुणा अलंकार माना जाता है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ठीक है। उसके अलावा देखिए, पहला प्रबंध काव्य जो है अपभ्रंश का क्या माना जाता है? भविष्य का। जिस प्रकार से खड़ी बोली का सबसे पहला महाकाव्य किसको माना जाता है? प्रिय प्रवास को माना जाता है, उसी प्रकार से पहला प्रबंध काव्य अपभ्रंश का भविष्यत कहा माना जाता है। और उसके अलावा ये भविष्यत कहा नहीं है, भविष्यत कहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। बोलने में भी बहुत कई बार हम गलती कर देते हैं, तो वो चीज आगे हमको दिक्कत देती है। उसके बाद सबसे पहले अपभ्रंश का पहला संपादक कौन था? डॉक्टर रिचर्ड पिशेल। आप चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन ये जो प्रथम वाले होते हैं ना, ये सबसे कंफ्यूजिंग भी होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, 7वीं से 11वीं शती तक के युग की अपभ्रंश को स्वर्ण काल कहा गया। यानी कि 7वीं से 11वीं शती तक जो अपभ्रंश यूज की जाती थी वो अपभ्रंश कौन सी थी? उसको ये जो अपभ्रंश यूज किया, इसको अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा गया था। इसको 7वीं से 11वीं सदी के युग को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा गया था। और ये बात किसके द्वारा की गई? डॉक्टर हरदेव भारी के अनुसार बताई गई। अब आगे देखिए, अपभ्रंश का प्रियतम छंद कौन सा है? अपभ्रंश का प्रियतम छंद है दोहा। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ये कोटेशन तो आप समझ लीजिए, रट लीजिए, कभी भी दे सकता है एनटीए।
ठीक है। अपभ्रंश का नाम पहले पहल बल्लभी के राजा थारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता गुरसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। उसके अलावा देखिए ग्रियर्सन, पिशेल, भंडारकर, चटर्जी और वुलनर, यानी कि ये जो 5 कवि थे, सॉरी माफ कीजिए 5 इतिहासकार थे, ग्रियर्सन, पिशेल, भंडारकर, चटर्जी और वुलनर आदि ने अपभ्रंश को क्या माना है, देश भाषा माना है। अब अपभ्रंश के लिए जो कुछ प्रयुक्त शब्द थे वो किस किस के द्वारा, देखिए आचार्य दंडी, आचार्य दंडी ने अभीरों की भाषा कहा, अभीर का, अभीर जो है वो आचार्य दंडी के अनुसार कौन थे, नीचे वैसे मेंशन भी है, गुर्जर, ठीक है। और भरत मुनि ने अभिरुक्ति का, और वाघ भट्ट और हेमचंद्र ने इसको ग्राम भाषा या ग्रामीण भाषा कहा, देश भाषा नहीं कहा, ग्रामीण भाषा का, गांव की भाषा। उसके बाद विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के भेद जो है वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। कैमरा थोड़ा सा इधर कर रही हूँ। हाँ, तो नवी साधु ने जो है वो 3 भेद बताए, उपनागर, अभीर और ग्राम्य। और मार्कंडेय ने कितने भेद, 3 मार्कंडेय ने भी बताए हैं प्राकृत सरसव, अपने ग्रंथ प्राकृत सरसव के अंदर, जिसमें नागर, उपनागर और ब्राचड़। याकोबी ने 4 भेद बताए हैं अपने कौन से ग्रंथ, सनत कुमार चरियु यानी सनत कुमार चरित्र के अंदर की भूमिका जो है इसके अंदर इन्होंने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी 4 बताए हैं। तगारे ने 3 बताए हैं हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के अंदर, जिसमें पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी माना है। ऑलमोस्ट सारे ही हैं, बस ये मान लीजिए याकोबी ने चौथा उत्तरी बताया है, मार्कंडे ने 3 बताए हैं लेकिन अलग अलग बताए हैं, नागर, उपनागर और ब्राचड़। और नवी साधु ने उपनागर, आभीर और ग्राम्य। वही बात रही नामवर सिंह की, तो नामवर सिंह ने जो है वो 2 भेद बताए। 2 भेद कौन कौन से, पूर्वी और पश्चिमी। बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ना जब आप नोट्स बनाओगे तो इस चीजों को आप, जैसे इसके अंदर लिखे हुए हैं ना वैसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे उसमें उपनागर लिखा हुआ है, आप आभीर पहले लिख दो, जैसे नागर, उपनागर, ब्राचड़ आप यहाँ पे लिख दो, आभीर, ग्राम्य और उपनागर। इस तरीके से आपको याद रह जाएगा चीज, ठीक है। आप फ्लुएंटली जब नोट्स बनाते हुए चलोगे ना, साथ के साथ बनाओ, चाहे बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखो, कैसे भी करो आप, जब आप इन चीजों को करते चलोगे तो आपको धीरे धीरे ये चीजें अपने आप याद होती जाएगी। नोट्स, रिवीजन, नोट्स, फोकस और उसके अलावा चीज को बार बार रिवाइज करते रहना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन, फोकस, रिवीजन, फोकस, फ्लुएंटली, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज के अंदर किसी भी चीज के अंदर आप निरंतरता बनाए रखते हैं, किसी भी चीज के अंदर आप कंटिन्यूटी रख रहे हैं, फ्लुएंटली उसको कर रहे हैं, तो आपकी सफलता को कोई रोकने वाला नहीं, कोई माइकला नहीं रोक सकता। ये मेरा पर्सनली भी मानना है और ये बहुत से विद्वानों का भी मानना है। वो आपकी मर्जी कि आप चाहे मेरा कहे मान लीजिए, चाहे विद्वानों का कहा मान लीजिए। और हालांकि आप ये चीज जानते हैं, नेट का पेपर देने वाले बच्चे ऐसा तो है नहीं कि छोटे बच्चे होते हैं, बहुत मैच्योर बच्चे होते हैं, एमए कर रहे होते हैं। एमए के अंदर हमको जितनी मैच्योरिटी आनी होती है हमारी आ चुकी होती है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट सेगमेंट पे जाए, अवध और पुरानी हिंदी के बारे में। अवध बहुत बार आ गया, तो 900 से 1100 ईस्वी का जो समय था वो अवध का था। और इसका वैसे प्रयोग कब तक होता रहा, 14वीं सदी तक इसका प्रयोग मानते रहे। अपभ्रंश का ही प्रवृत्ति रूप, प्रवृत्ति यानी विकसित रूप, इसका विकसित रूप जो है वो माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको पुरानी हिंदी कहा, ये इंपोर्टेंट कोटेशन है। उसके अलावा अवध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर में मिलता है। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार अवध भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। ये भी एक इंपोर्टेंट कोटेशन है। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार अवध भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। और बात करें अगर पुरानी हिंदी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार परवर्ती अपभ्रंश यानी कि अवध ही पुरानी हिंदी है। यानी कि अब यहाँ पे एक चीज जो निकल कर आती है वो ये आती है कि अपभ्रंश, अवध, अपभ्रंश, अवध और पुरानी हिंदी, ये तीनों चीजें एक ही। या फिर अगर हम अपभ्रंश को अलग रखते हैं तो अवध और पुरानी हिंदी क्या है, अपभ्रंश का ही प्रवृत्ति रूप है, विकसित रूप है, लिखा हुआ मैंने, क्या विकसित रूप है। अब आते हैं कि नाथों और जोगियों की वाणी में इस आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है। बस पुरानी हिंदी ऐसे होगा कि जैसे जैसे आगे ना नाम चेंज होते गए इनके, और ठीक है नाम चेंज होते गए, जिसके अंदर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार प्रवृत्ति अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने विकसित रूप को पुरानी हिंदी कहा। और नाथ और जोगियों की वाणी में निखरा हुआ रूप दिखाई देता है। कैसे, देखिए अमीर खुसरो की जैसे सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए बिधना ऐसे रैन कर भोर कदों ना, ये जो है इसके अंदर ऐसा कोई वर्ड है जो आपको समझ में ना आए। भोर मतलब सुबह, कदों मतलब कभी ना हो, बिधना मतलब विधाता, सजन मतलब सजन या मान लीजिए कि प्रेमी, और सकारे मतलब कि सजन सकारे कल सजन चले जाएंगे और मेरे नैन जो है वो रो रो के मर जाएंगे। तो हे विधाता एक ऐसी रैन बना दे कि कभी सुबह ही ना हो, वो रैन ही चलती रहे।
तो इस प्रकार से इसके अंदर ऐसा कुछ है जो हमें एक बार में समझना है। तो ये हिंदी का उस समय का 14वीं शती के अंदर, अभी देखिए मान लीजिए कि 20वीं शताब्दी जो है वो चल रही है, और उसके अंदर 14वीं शताब्दी के अंदर पता नहीं कब से ये जो चीज हमें देखने को मिल रही है, ये 14वीं शती के अंदर हमें देखने को मिली, यानी कि निखरा रूप हमें दिखाई दिया किसका, पुरानी हिंदी का या अपभ्रंश का, या हमारी इसी हिंदी का। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी लैंग्वेजेस आई, वो लैंग्वेजेस का मैंने पूरा प्रॉपर चार्ट बनाया है, चाहे आप वही सेम बात स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे नोट्स बना लेना, वो आप पे मैटर करता है। तो सबसे पहले कि आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, ये चीज हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती, और ये चीज बार बार रिपीट करने से बोरिंग भी लगेगी। तो सर्वप्रथम 1880 में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण डॉक्टर AFR हर्नले के द्वारा किया गया। AFR हर्नले के द्वारा सबसे पहले किया गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1880 के अंदर। देखिए हर्नले के अनुसार इन्होंने 4 जो है वो गोडियन कहा, पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिणी गोडियन। पूर्वी गोडियन के अंदर इन्होंने 4 लैंग्वेजेस बताई, पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी और उड़िया। पश्चिमी गोडियन के अंदर इन्होंने पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी माना। ठीक है। उत्तरी गोडियन के अंदर इन्होंने जो पहाड़ी जो होते हैं ना उत्तर प्रदेश की साइड, जहाँ पहाड़ियां होती है यूपी की साइड, तो मान लीजिए गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। और बात की जाए दक्षिणी गोडियन, तो दक्षिण गोडियन के अंदर एक ही आती है, मराठी। इस प्रकार से इन्होंने 4 जो है वो आर्य भाषाओं का 4 रूपों के अंदर वर्गीकरण किया, और 4 रूपों के अंदर इन्होंने ये लैंग्वेजेस इनको बताई। हर्नले ने मध्य देश और केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और चारों ओर फैले आर्य को बाहरी आर्य कहा, यानी कि मध्य देश को और केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और चारों तरफ से फैले हुए भाग को बाहरी आर्य कहा। ठीक है। हरदेव बाहरी आते हैं। उसके बाद इनका वर्गीकरण क्या था, इनका वर्गीकरण था, इन्होंने कहा हिंदी वर्ग है, एक हिंदीतर वर्ग है और एक अहिंदी वर्ग है। यानी एक तो है जो हिंदी बोलता है, एक है हिंदीतर जो हिंदी भी बोलता है, हिंदी के अलावा भी लैंग्वेजेस बोलते हैं, और एक है हिंदी जो बिल्कुल हिंदी जो है वो नहीं बोलते, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। तो हिंदी वर्ग के अंदर उन्होंने कहा एक तो है मध्य पहाड़ी, एक है राजस्थानी, एक है पश्चिमी हिंदी, एक है पूर्वी हिंदी और एक है बिहारी हिंदी। ठीक है। हिंदीतर के अंदर आ गए उत्तरी और नेपाली, जो नेपाली बोल रहे हैं, और हिंदी वर्ग भी जो है वो हल्का फुल्का प्रयोग कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा अपनी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, हल्का फुल्का हिंदी का भी प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी वर्ग हो गए जो बिल्कुल हिंदी का प्रयोग नहीं करते, जिसके अंदर थे पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्व, 3 थे। उनके अंदर 3 लैंग्वेजेस थी। पश्चिमी के अंदर थी पंजाबी, सिंधी और गुजराती, और दक्षिणी के अंदर थे सिंगली और मराठी, और पूर्वी के अंदर थी उड़िया, बंगला और असमिया। ठीक है। उसके अलावा आते हैं हम जॉर्ज ग्रियर्सन के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रदत्त वर्गीकरण कौन से थे। इन्होंने जो है वो 3 भाग किए, बाहरी उपशाखा, मध्य उपशाखा और भीतरी उपशाखा। बाहरी उपशाखा के अंदर इन्होंने जो है वो 3 भाग किए, उत्तरी पश्चिमी समुदाय, दक्षिणी समुदाय और पूर्वी समुदाय। उत्तरी पश्चिमी समुदाय के अंदर इन्होंने लहंदा और सिंधी को माना। ठीक है। दक्षिणी समुदाय के अंदर मराठी को माना, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और पूर्वी समुदाय के अंदर इन्होंने किस किस को माना, उड़िया को, बिहारी को, बांग्ला को और असमिया को। फिर आते हैं मध्य उपशाखा पर, केंद्रीय उपशाखा पर। तो केंद्रीय उपशाखा के अंदर इन्होंने मध्यवर्ती को माना, मध्यवर्ती समुदाय सिर्फ वो थे जो पूर्वी हिंदी बोलते थे। फिर इन्होंने भूतरी उपशाखा को माना। ये जितनी भी मैंने इसके अंदर डाल रखी है ना, ये चीजें जो फोटोज डाल रखी हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा आगे जो ये सेगमेंट चल रहा है ना हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करके चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये मैं मानती हूँ। उसके बाद देखिए इन्होंने भीतरी उपशाखा, तीसरी उपशाखा के अंदर इन्होंने क्या माना कि केंद्रीय समुदाय। केंद्रीय समुदाय के अंदर इन्होंने माना पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भिरनी था, भिलनी, और राजस्थानी, खानादेशी, गुजराती। खानादेशी राजस्थानी का ही भाग था, जो थोड़ा सा जंगल टाइप में रहते थे या कबीले टाइप में रहते थे। ठीक है। पहाड़ी समुदाय के अंदर इन्होंने माना पूर्वी पहाड़ी, नेपाली, मध्य पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है। मध्य पहाड़ी को केंद्रीय पहाड़ी का, अगर पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की, और अपना वर्गीकरण किस प्रकार से बताया। उन्होंने कहा उदिच्य यानी कि उत्तर की तरफ, प्रतीच्य यानी पश्चिम की तरफ, मध्य देशीय यानी मध्य यानी कि केंद्र, और प्राच्य यानी पूर्व की ओर, दक्षिणात्य यानी कि दक्षिण की ओर। ठीक है। उदिच्य उत्तर में इन्होंने माना सिंधी, लहंदा और पंजाबी। प्रतीच्य यानी पश्चिम की तरफ इन्होंने माना राजस्थानी और गुजराती। मध्य देश के अंदर इन्होंने माना पश्चिमी हिंदी को। प्राच्य यानी पूर्व के अंदर इन्होंने माना पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला और उड़िया। और दक्षिणात्य के अंदर इन्होंने किसको माना, मराठी को माना। ठीक है।
आगे है, ये हम पढ़ी चुके हैं अभी। उसके बाद देखिए हरदेव भारी का वर्गीकरण, ये भी हम कर चुके हैं, शायद मैंने रिपीट में लिख दिया है। उसके बाद हम आते हैं भोलानाथ तिवारी। ये हारनले के बाद भोलानाथ तिवारी का इंपोर्टेंट माना जाता है। हरदेव भारी, भोलानाथ तिवारी, हारनले, ठीक है। जो सबसे पहले कोई कार्य करेगा ना वो इंपोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इन्होंने 3 जो है वो भाग किए अपभ्रंश के, ब्राचड़, केके और टक, ठीक है। पेशाची के अंतर्गत, सोरशेनी मध्यवर्ती के अंतर्गत, अर्धमागधी मध्य पूर्वीय के अंदर यानी मध्य पूर्व यानी पूर्व के मध्य, और मागधी को पूर्वीय और महाराष्ट्री को दक्षिणी, ठीक है। इसकी लैंग्वेजेस जो है वो आप आराम से पढ़ सकते हो, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। जो हमने पहले पढ़ी वही है। लैंग्वेजेस के अंदर कोई फर्क नहीं था, या कुछ नया कोई खास ऐड नहीं किया गया था। एक आधी लैंग्वेजेस को छोड़कर नया कुछ भी ऐड नहीं किया गया था। इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है ना यहाँ पे वो करता है कि इन्होंने किस लैंग्वेज को किस एरिया के अंदर रखा है, वो वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, वो वर्गीकरण महत्वपूर्ण है, ठीक है। कि किस एरिया के अंदर इन्होंने किसको रखा है। भी किसी ने तो उत्तर के अंदर सिंधी लैंदा को रख रहे हैं, कोई जो है वो सिंधी लैंदा को हिंदी वर्ग के अंदर रख रहे हैं। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया वो एरिया के हिसाब से किया, ठीक है। व्याकरण के और एक चीज जो हम पीछे मैंने आपने देखी भी होगी, सुनीति कुमार चटर्जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर वर्गीकरण किया। उसके अलावा सबने क्या किया, सबने जो है वो क्षेत्र चुने, जैसे पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, दक्षिणी समुदाय हो गया, यानी इन्होंने दिशाएं चूज कर ली, ठीक है। सिर्फ एक सुनीति कुमार चटर्जी जी थे जिन्होंने पहली बार ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं। प्रमुख भारतीय आर्य भाषाओं की क्या विशेषताएं थी जो बिल्कुल शुरू में लैंग्वेजेस थी। सबसे पहले थी लहंदा। लहंदा जो है इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली और पोटवाई, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लहंदा इंपॉर्टेंट है। लिपि इसकी थी लंडा, और शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, पश्चिमी, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो वो भी मैं देख लेती हूँ, इसके अंदर कुछ है क्या ऐसा। जी हाँ, और कुछ नहीं है। लिंडी जो है वो माफ कीजिए, लंडा जो है वो शारदा लिपि के अंतर्गत आते, शारदा लिपि थी, उसी की एक उपशाखा जो है वो माना जाता है, किसको, लंडा को, ठीक है, उपशाखा। अब आते हैं पंजाबी पे। सेकेंड लैंग्वेज थी हमारी पंजाबी भाषा, आर्य भाषा। पश्चाची अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। लिपि इसकी लंडा थी, लेकिन बाद में गुरु अंगद के द्वारा लंडा लिपि को सुधार कर नई लिपि का निर्माण किया गया, जो क्या कहलाई, गुरुमुखी कहलाई, ठीक है। उसके अलावा अपने परिनिष्ठित रूप में अमृतसर के माझा इलाके में बोली जाती है। अमृतसर का एक इलाका है माझा, अमृतसर के बिल्कुल मध्य में माना जाता है इसको। उसके अंदर सबसे परिनिष्ठित रूप पंजाबी का बोला जाता है, यानी कि सबसे पंजाबी का जो सबसे परिनिष्ठित रूप है वो बोला जाता है। इसकी मुख्य बोलियां कौन कौन सी है, मुख्य बोलियां है इसकी माझी, जो माझा में बोली जाती है, डोगरी, दोआबी और राठी। इसके अंदर जो मुख्य बोलियां हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुख्य बोलियां हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। मुख्य बोलियां याद करके चलिए आप, चाहे वो हम आगे उपभाषाएं पढ़े, चाहे हम आगे बोलियां पढ़े। अब मान लीजिए कि हम राजस्थानी पढ़ रहे हैं, राजस्थानी में मारवाड़ी पढ़ रहे हैं, और मारवाड़ी की अगर कोई उपबोली है तो वो हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको वापस वही सेम चीज रिपीट कर रही हूँ जो भी 5 मिनट पहले मैंने बोली कि एनटीए बहुत डीपली क्वेश्चंस दे रहा है, फंसाने के लिए क्वेश्चन दे रहा है। सही क्वेश्चंस भी हम सिर्फ इस वजह से गलत कर पाते हैं क्योंकि कई बार हम कंफ्यूजन में संगत और असंगत में भेद नहीं कर पाते, और ये भेद हम तभी कर पाएंगे जब चीजें हमें टिप्स पे याद हो। तो इंपॉर्टेंट जो बताते जा रही हूँ ना, उनको नोट्स बनाते चलिए और टिप्स पे उनको याद रखते हुए चलिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए तीसरा है सिंधी। सिंधी के अंदर सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बोली जाती थी, और लिपि इसकी लंडा है, लेकिन गुरुमुखी और फारसी के अंदर भी ये बोली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक तो हो गई पंजाबी जो गुरुमुखी के अंदर बोली जाती है, दूसरी है सिंधी जो गुरुमुखी के अंदर बोली जाती है, सिंधी फारसी के अंदर भी बोली जाती है, लिपि लंडा के अंदर भी बोली जाती है, ठीक है। मुख्य बोलियां इसकी कौन सी है, विचोली, लासी, सिराइकी, थरेली और लाडी। इसको लाड़ी भी कहा जाता है वैसे, लाड़ी। कश्मीर की तरफ जब आप जाओगे ना तो वहां पर है ना एक शब्द बोला जाता है लाड़िये, ठीक है। वो लाड़िये जो शब्द है ना वो इसी के अंतर्गत बोला जाता है, लाड़ी। लाड़िये मतलब कि सोनिये टाइप जो लैंग्वेजेस बोली जाए, पंजाबी में जैसे सोनिये ना सोनियो, उसी प्रकार से सिंधी के अंदर लाड़िये बोला जाता है। उसके बाद आती है हमारी चौथी भाषा, चौथी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है गुजराती। इसकी लिपि गुजराती है। गुजराती एक अकेली ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर शिरो रेखा नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है। इसकी प्रमुख बोलियां कौन सी है, नागरी जो नागपुर की साइड बोली जाती है, सुरती बम्बैया सूरत की साइड बोली जाती है, बम्बैया बम्बई के, और काठियावाड़ी काठियावाड़ की तरफ से, और गामड़िया गामड़िया। इसका मेरे को नहीं पता एक्चुअली। अब आगे आते हैं मराठी। 5वीं लैंग्वेज आते हैं मराठी। बोलियां इसकी कौन कौन सी हैं, कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी और महारी। इसके अलावा अगर इसके अंदर कुछ और भी होगा ना तो मैं आपको वो साथ के साथ बताते हुए चलूंगी, मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। और हाँ, एक वो जो लाड़ी था ना उसको लाड़ी कर लेना, इट्स नॉट लाड़ी, इट्स लाड़ी, ठीक है।
हाँ, तो मराठी है और नागरी लिपि के अलावा मोडी लिपि का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मोडी लिपि, ध्यान रखना है कि एक लिपि के अलावा भी अगर कोई 2 लिपियां भी प्रयोग हो रही तो उस चीज को भी ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं असमी पे। असमी जो है इसकी मुख्य बोलियां बताई गई है सिर्फ विष्णुपुरिया और लिपि इसकी बंगला है। ठीक है, बंगला जो है वो प्राचीन देवनागरी से विकसित बांग्ला लिपि के अंदर लिखी जाती है और सबसे समृद्ध जो है वो ये लैंग्वेज मानी जाती है आधुनिक भारतीय राष्ट्र में, क्योंकि इसके अंदर संस्कृत शब्दों को बाहुल्य है, क्योंकि इसने ना तो अपनी संस्कृति को छोड़ा है और ना ही बांग्ला वाले लोग, आप कभी भी बंगाल के साइड जब भी कभी आपको चांस मिले आप जाओगे ना, वहाँ पे या तो इंग्लिश प्रयोग में लाते हैं या बंगला, वो हिंदी वगैरह इस चीज में बहुत कम बिलीव करते हैं। अगर आप चलेंगे तमिल तेलुगु की साइड या मलयालम की साइड तो वहां तो अगर आप फूड बोलोगे तो समझ जाएंगे, लेकिन खाना बोलोगे तो कोई नहीं समझेगा। वहां पर हिंदी समझ लीजिए नन है, बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम लोग हिंदी बोल पाते हैं वहां पर। अगर आप तमिल तेलुगु की साइड जा रहे हैं और वहां फंस गए हैं तो वहां पर आपको इंग्लिश आना तो कंपलसरी है। टूटी फूटी भी आ रही है तो काम चल जाएगा, लेकिन हिंदी अगर आप प्रॉपर लेके जा रहे हैं और इंग्लिश की वर्ड्स आपको नहीं आते हैं, तमिल तेलुगु के एरिया की साइड बहुत मुश्किल होने वाली है। हाँ, आउट ऑफ कंटेंट नहीं जाते हैं। 2 भागों के अंदर इसको विभाजित किया गया है, पूर्वी बंगाली और पश्चिमी बंगाली। पूर्वी बंगाली का केंद्र ढाका है और पश्चिमी बंगाली का केंद्र कोलकाता है, और कोलकाता ही इसका जो है वो इम्पोर्टेंट केंद्र माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी 8वीं भारतीय आर्य भाषा पर, उड़िया। उड़िया जो है वो प्राचीन उत्कल और उड़ीसा की भाषा है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से इसका विकसित लिपि है। ठीक है, मराठी और तेलुगु शब्दों का बाहुल्य इसके अंदर माना जाता है। प्रमुख बोलियां हैं गंजामी, संबलपुरी और भत्री। ठीक है, अब ये हमारी आज का जो है टॉपिक रहा, और अगर इसके अंदर आपको कुछ भी ऐड करवाना आप चाहें, आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है या कोई भी ऐसी चीज है जो मैं भूल गई हूँ, आपको लगता है कि मुझे ऐड करनी चाहिए, आप मेरे को सजेशन जरूर देना। कुछ भी आपको लगे कि हाँ ये चीज़ आपने गलत बोली है या इस चीज़ में आपको थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है, आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, और उसके अलावा नेक्स्ट सेगमेंट यानी नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो होगी हमारी यूनिट 1 की ही, वही सेम टॉपिक रहेगा, लेकिन जो टुडेज टॉपिक होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और टुडेज टॉपिक क्या रहेगा? हिंदी का भौगोलिक विस्तार और विविध रूप। और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के अंदर तो ये समझ लीजिए कि हम प्रॉपर तरीके से उन लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे या उन बोलियों, उपबोलियों, अपभ्रंश के रूप के अंतर्गत आने वाली बोलियों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी कल की क्लास रहेगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप मेरे को जरूर बताना। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप मुझे अपने इस चैनल के ऊपर बता सकते हैं, ओबियसली कमेंट सेक्शन में। और उसके अलावा कोई सजेशन आपको पर्सनल मुझे देना हो जो आप कमेंट में नहीं बताना चाहते तो आप मेरे को इस मेल के ऊपर मेल भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे को कुछ ऐड करवाना चाहते हैं या कोई भी ऐसी बात है जो आप नहीं बताना चाहते तो वो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। और ये बात हेमा JRF मंत्रा, ये हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप ज्वाइन हो जाए। जब भी कोई नई वीडियो या कोई भी नई अपडेट होगी वो हम क्या करेंगे, हेमा JRF मंत्रा पे टाइम टू टाइम डालते रहेंगे। ठीक है, और उसके अलावा लिख ही रखा है मैंने कि इफ यू हैव एनी फीडबैक अबाउट द क्लास, माई मिस्टेक, सजेशंस एंड एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, वैसे लिखा हुआ था, मैंने सोचा चलो रिपीट कर देते हैं, थोड़ी इंग्लिश बोलूंगी तो अच्छा लगेगा, इंप्रेशन पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। और इसके अलावा वही सेम बात कि क्लास अच्छी लगे तो आप मुझे एक बार अपना फीडबैक ज़रूर देना। इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम अपनी नेक्स्ट सेगमेंट और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय एवरीबॉडी, और सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय।